जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर 73। और आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन को कंक्लूड करेंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट्स हमारे हैं, एंडिंग कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम प्लान किया हमारा आज का, सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम असाइनमेंट आपको दी गई थी। फिर इसके बाद दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करते थे लेकिन हमने उसमें डिस्कस नहीं किए थे। एक मेथड 2 कंफर्मेशन क्या होती है और दूसरा प्रोसीजर ऑन डिसएग्रीमेंट। आपको याद है हमने जो रिप्लाई आया था उसमें हमने बाकी की सिचुएशन को तो डिस्कस कर लिया था लेकिन डिसएग्रीमेंट हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज डिसएग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। और प्रोबेबली आज के लेक्चर का जो सबसे अहम हिस्सा होगा वो डिसएग्रीमेंट वाला होगा, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है जो कंपैरेटिवली इजी है कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से तो उस सूरत में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और लास्ट में समरी बनाना। याद है आपको हमने सीखा था कि हमें पार्टनर के लिए प्रोसीजर तो हम परफॉर्म कर लेते हैं, बहुत से कंफर्मेशन 100 हो सकता है कंफर्मेशन लेटर सेंड किए हमने, लेकिन पार्टनर के लिए हमने एक 1 पेज समरी प्रिपेयर करनी होती है जिससे उससे पता चल जाए कि इस पूरे एरिया पे हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है, कितना एविडेंस हमें मिला और किस जगह पे कोई स्टिल इश्यूज हैं। सारी समरी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन जी। सर ये जो 4 नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशंस थी, इसमें जो पहली कंडीशन है कि रेलेवेंट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, तो सर इसके लिए भी कोई बेंचमार्क है, लार्ज नंबर कितना होगा? अच्छा, क्वेश्चन ये अच्छा है, इनका केस स्टडी में यूज़ होगा ये कंसेप्ट। उन्होंने कहा सर नेगेटिव कंफर्मेशन यूज़ करने के लिए 4 कंडीशंस हमें स्टैंडर्ड ने दी हैं। उनमें से एक कंडीशन है, पहली कंडीशन कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। तो क्या इसका कोई बेंचमार्क है जिससे हमें पता चले कि कौन सी पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है और कौन सी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है? इसका जवाब है कि इसका कोई बेंचमार्क नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? केस स्टडी में कंपैरेटिव एनालिसिस करके, यानी उसने एक पॉपुलेशन के 4-5 कैटेगरीज बनाई होंगी। क्या किया होगा? पॉपुलेशन की 4-5 कैटेगरीज बनाई होंगी। उनका इंटरनल कंपैरिजन करके आपने अंदाजा लगाना होगा कि कौन सी वाली पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है और कौन सी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है। खुद से नहीं बताएगा, बल्कि क्या करना होगा, वो क्लासेस बना के हमें देगा। आपने खुद से उनका एनालिसिस करके इंटरनल कंपैरिजन करके इस नतीजे पे पहुंचना होगा कौन सी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस और कौन सी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है। इसमें कहीं कहीं किसी किसी केस स्टडी पे आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। जैसे फर्ज कीजिए केस स्टडी में कहता है कि जी 15 पार्टीज हैं और 200 मिलियन उनसे ड्यू है, और फिर साथ ही उसके नीचे दूसरी कैटेगरी 500 पार्टीज हैं और इनसे फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन ड्यू है। अब आपको फौरन पता चल गया कि जो स्मॉलर वाली पहले वाली जो कैटेगरी है वो स्मॉल नंबर लार्ज और दूसरे वाली लार्ज और स्मॉल बैलेंस, लेकिन दरमियान में अगर एक तीसरी कैटेगरी दे देता है फॉर एग्जांपल 50 पार्टीज की, तो यहां पे शायद आपको थोड़ी जजमेंट अप्लाई करनी पड़े कि 500 क्लियरली लार्ज नंबर है, 10 क्लियरली स्मॉल नंबर है, लेकिन 50 जो है इसको लार्ज लेके जाए या स्मॉल लेके जाए। तो बाज़ औक़ात आपको अपनी जजमेंट कहीं कहीं किसी किसी केस स्टडी में अप्लाई करना पड़ेगी, वरना नॉर्मली आप पॉपुलेशन का जब इंटरनल कंपैरिजन करते हैं तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी वाली कैटेगरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस वाली है और कौन सी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस वाली है। क्लियर मेरे भाई? अच्छा सवाल था, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? पॉपुलेशन में अगर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस हो, उनमें जो कुछ बैलेंस ऐसे भी होंगे जो जिनका बैलेंस ज़्यादा होगा, कुछ डेटर अगर डेटर की पूरी पॉपुलेशन है, कुछ डेटर ऐसे भी होंगे 3-4 जिनका बैलेंस ज़्यादा होगा। तो नेगेटिव कंफर्मेशन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है या सिर्फ जो स्मॉल नंबर वाले स्मॉल बैलेंस? अच्छा सुन ले, नेगेटिव कंफर्मेशन या पॉजिटिव कंफर्मेशन का डिसीजन हम कैसे करते हैं? देखिए प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं होता कि डेटर्स एक एरिया है ना, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डेटर्स हैं, या सेल्स एक एरिया है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ सेल इनवाइसेस हैं, उन सब को एक सिंगल क्लास के तौर पे उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाए, ऐसा नहीं होता कभी। बल्कि क्या किया जाता है,
किसी भी पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं आम ज़बान में, और ऑडिट या स्टैट की लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई किया जाता है और हर क्लास के बारे में अलहदा डिसीजन किया जाता है। यानी अगर आप किसी क्लाइंट का लिस्टेड कंपनी गाइड करने के लिए जा रहे हैं और उसके बहुत से डेटर्स हैं, तो आपने ये नहीं कहना सारे डेटर्स का कलेक्टिवली डिसीजन पॉजिटिव कंफर्मेशन ना, सारे डेटर्स का कलेक्टिव डिसीजन नेगेटिव कंफर्मेशन ना, ऐसे नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, डेटर्स की क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस हो सकती है। जैसे हो सकता है, जैसे एग्जांपल दी थी बैंक के केस में, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और इंडिविजुअल क्लाइंट्स, बाज़ औक़ात होती है रिटेलर, होलसेलर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है। इस तरह क्लासिफिकेशन बनाई जाती है। क्लासिफिकेशन के बाद हर कैटेगरी, चाहे 2 कैटेगरी बने, चाहे 3, चाहे 4, क्लासिफिकेशन के बाद आपने हर कैटेगरी का डिसीजन करना है अलग-अलग कि इस पे मुझे पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करना चाहिए कि नेगेटिव। और ऐन मुमकिन है कि एक ऊपर वाली कैटेगरी पे आपका डिसीजन हो पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है और नीचे वाली दूसरी कैटेगरी पे आपका डिसीजन हो नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करनी है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले कैटेगरीज बनाएंगे और दूसरा लेसन क्या, हर कैटेगरी का डिसीजन अलग-अलग होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। क्लियर हुई ये बात जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी बहाने हमारा प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है स्टेट द कंडीशंस अंडर विच एन ऑडिटर में सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। कंडीशन 4 कंडीशंस हैं। जब चारों की चारों पूरी होनी चाहिए कि कोई 1-2? चारों की चारों। कौन कौन सी? Population consists of large number of small balances. Inherent risk control is low and auditor has obtained evidence about operating factor investor control. फिर very low exception rate is expected. एक्सेप्शन और एक्सपेक्टेड के स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं। वेरी लो एक्सेप्शन रेट। और आपका फेवरेट सेंटेंस लास्ट वाला क्या? ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? इग्नोर। यानी अगर ऑडिटर को पता हो कि वो इग्नोर करते हैं तो नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? नहीं, पॉजिटिव चाहिए। और वेरी लो एक्सेप्शन रेट, इसमें एक्सेप्शन रेट से क्या मुराद है? डिसएग्रीमेंट। और वेरी लो से मुराद कितना लो? 15% या उससे कम होगा तो लो, 15% से ज्यादा है तो हाई है, और हाई है तो नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या एप्रोप्रिएट है फिर? पॉजिटिव कंफर्मेशन या कुछ दूसरे प्रोसीजर्स। चलिए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? जी जी। अगर हिस्ट्री के बेस पे पता चला है कि एक्सेप्शन रेट जो है ना वो लो है, लेकिन रिजल्ट के बाद इस बार बढ़ गया है। देखिए एक्स हिस्ट्री की बेस पे पता चला एक्सेप्शन रेट लो है, आपने नेगेटिव कंफर्मेशन का डिसीजन कर लिया, फिर उसके बाद अगर पता चलता है कि जी अब ये तो हाई निकला, तो फिर अब प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका, अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर केस स्टडी में आपको कहे कि ये एक्सेप्शन रेट है, इसके ऊपर कमेंट करो, तो आपने उसी साल के रिजल्ट के बेस पे कमेंट करते हुए कहना है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था। ठीक है, प्रैक्टिकली जाहिर है आपको बाद में जब पता चलता है ना, तो उस वक्त तक प्रोसीजर परफॉर्म हो चुका होता है। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रेलिवेंट होता है। लेकिन एग्जाम में चूंकि आपसे कमेंट्री करना चाह रहा है तो आप कमेंट्री करवा दें। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो कमेंटेटर होते हैं ना, किसी मैच से पहले कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो हो सकता है कभी आपको मैच से पहले कमेंट्री करने को कहे कि पिछले साल का ये डाटा है, अब बताओ इस साल क्या नेगेटिव कंफर्मेशन यूज होने चाहिए कि नहीं। ऐसे भी कमेंट्री करवा सकता है। आप फिर पिछले साल के डाटा की बेस पे करेंगे, और आपसे ये भी कह सकता है कि इस साल नेगेटिव कंफर्मेशन हो चुकी, उसके रिजल्ट आ चुके, ये रिजल्ट आपके सामने है, अब कमेंट करो। तो क्या मैच के बाद भी कमेंट्री नहीं हो सकती उसके ऊपर कि किसने ठीक किया किसने गलत किया? तो हम फिर इसका मतलब प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके, लेकिन हमने फिर उसके बाद उसके रिजल्ट पे कमेंट कि ये प्रोसीजर यहाँ में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होने चाहिए थे। जी अब क्वेश्चन 4 की सबसे पहले केस स्टडी देख के लग रहा है केस स्टडी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है डिस्कस वेदर इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू यूज द नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर इन द अबव सिचुएशन। बताइए क्या नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है? अरे अभी बता देते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं।
कह रहे यू आर द मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ गाजी पावर लिमिटेड, ए गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर 2011। ईयर एंड को अंडरलाइन कर लें, ईयर एंड 31 अक्टूबर है। कंफर्मेशन किस डेट पे सेंड की जा रही होगी? 31 अक्टूबर पे। क्या 31 अक्टूबर से पहले कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जा सकता है कि ईयर एंड पे ही सेंड करना चाहिए? इंटरम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड किया जा सकता है। मेरा भाई अगर ये बताए कि अगर इंटरम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करे तो फिर फाइनल डेट पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं मजीद, तो ये इनाम आपका। नहीं याद, मर्जी आपकी भाई साहब, ये हाल नहीं। मैं पढ़ाया नहीं, मैंने याद क्यों नहीं किया आपने? याद क्यों? भाई को भी नहीं याद, क्यों नहीं याद? अगर इंटरम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, फाइनल डेट पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मेरे भाई को क्यों नहीं याद? मेरा भाई क्यों नहीं याद करता? मेरा भाई ऐसा क्यों है? ये दूसरे स्टूडेंट्स की तरह तैयारी क्यों नहीं करता? क्यों? पढ़ेंगे आज से। शाबाश शाबाश। चलिए जी। ऑन द कंपनीज रिक्वेस्ट योर फर्म हैज एग्रीड टू कंप्लीट द ऑडिट बाय 20 नवंबर। 20 अच्छा। इन ऑर्डर टू मीट, यहाँ पे रिस्क राइज हो गया कि जल्दी जल्दी कह रहे हैं सफिशिएंट टाइम, लेकिन उसने रिस्क पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा है नेगेटिव कंफर्मेशन का। अच्छा, एक असूल ध्यान में रख लें, केस स्टडी में जब कभी पूछे ना बताओ इन सिचुएशन में नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा नेगेटिव कंफर्मेशन की 4 कंडीशन लिख देनी है। ये तो मस्ट केस स्टडी में लिखना ही लिखनी है ना, ताकि आपका डिसीजन सारे डिसीजन भी गलत हो जाए ना, फिर भी कम से कम आपको वो रेलिवेंट कंसेप्ट लिखने के मार्क्स दे दे। फिर कह इन ऑर्डर टू मीट द ऑर्डर डेडलाइन यू आर कंसीडरिंग वेरियस मेजर्स व्हिच इंक्लूड सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन रिलेटेड टू बैलेंसेस ड्यू ऑन 31 अगस्त 2011। ठीक है जी। ऑन 31 2011 टोटल डेटर्स एग्रीगेटेड ₹45 million। 50% of the amount is due from 15 major debtors, whereas total number of debtors is 2450। ठीक है। देखिए उसने आपको 2 क्लासिफिकेशन बता दी, एक 15 डेटर्स अलहदा और बाकी 2435 अलहदा। अब देखें क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि आप खुद इंटरनल कंपैरिजन करके बता सकते हैं कौन सी कैटेगरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है, कौन सी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज। 15 वाली कौन सी है? देखा, मैंने कहा था ना वहां मार खाएंगे, वही मार खाई आपने। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज के गौर से स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। शाबाश। तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव एप्रोप्रिएट है? नहीं है, नहीं, पॉजिटिव एप्रोप्रिएट है। और ये जो दूसरी कैटेगरी है लार्ज नंबर 2435 नेगेटिव एप्रोप्रिएट है। बाकी कंडीशंस देखेंगे सर, फिर मार खा गए। बाकी कंडीशंस हाँ, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर आल्सो मेट। ठीक है। अब चूंकि ऊपर हमने कंडीशन चारों लिख दी होंगी, तो हमने जब लिख दिया ना अदर कंडीशन आर आल्सो मेट, तो अदर कंडीशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों रिपीट करने की जरूरत क्यों नहीं है? पर मेंशन कर दी है। वैसे वो नीचे बता रहा है योर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट एंड रिजल्ट ऑफ इनिशियल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस दैट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो। यानी 2 कंडीशन पूरी करवा दी उसने, एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस की और दूसरा रिस्क इज लो। तो आपने कहना है कि ये 2 तो पूरी हो गई, नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट इफ अदर 2 कंडीशंस आर आल्सो मेट। भी बात समझ आई? इसमें याद रखें जब 2 कैटेगरीज बनाई ना, आपके सोल्यूशन की हेडिंग भी 2 होनी चाहिए। एक हेडिंग होनी चाहिए कैटेगरी ए की जो कि 15 डेटर है 50%, उसका डिसीजन अलहदा देना है। फिर दूसरी अलहदा हेडिंग देनी है 2435 डेटर्स विद 50% बैलेंस, इसकी हेडिंग अलहदा होगी और इसका डिस्कशन अलहदा। क्लियर? एक्सेप्ट, हाँ हाँ, कंडीशन 2 बता दी, आप एक्सेप्शन 2 को ही रेफर करें। देखिए इसमें ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऊपर नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशंस ना लिखें, बिल्कुल ही ना लिखें, सिर्फ एक दफ़ा कमेंट कर दीजिए पॉजिटिव कंफर्मेशन, ये
15 डेटर्स के ऊपर और फिर 2 4 3 5 और उसमें लिख दे कि 2 कंडीशन हैव ऑलरेडी मेट, दैट इज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज एंड रिस्क इज लो। नेगेटिव, फिर नीचे नेगेटिव कंफर्मेशन इज अप्रोप्रिएट इफ फॉलोइंग 2 अदर कंडीशन आर आल्सो मेट, और बाकी की 2 कंडीशन लिख दें। ये तरीका भी ठीक है। एक दूसरा तरीका भी ठीक है, वो क्या, चारों कंडीशन ऊपर लिख दें 1 2 3 4 करके, नीचे पॉजिटिव कंफर्मेशन का जो 15 वाली कैटेगरी है उसका जवाब लिख दें और फिर 2 4 3 5 का लिख दें। अब यहाँ पे 2 4 3 5 का जब लिखेंगे ना, प्रोवाइडेड अदर 2 कंडीशन आर आल्सो मेट, वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नंबर का रेफरेंस दे दें। ठीक है, जैसे इसमें कैटेगरी लिखेंगे इन दिस सिचुएशन कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 हैव बीन मेट, therefore negative confirmation is appropriate if condition number 3 and 4 are also met। assuming भी ठीक है, if का मतलब assume ही होता है। क्लियर हो गया? अभी आपकी मर्जी है, चाहे नेगेटिव कंफर्मेशन इकट्ठी लिख दें चाहे अलग-अलग। इकट्ठी को मैं इसलिए प्रेफर, आप कह रहे होंगे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद नीचे लिख देना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो कैटेगरीज 4 बना देता है, तो फिर चारों कैटेगरीज में बार बार वो कंडीशन रिपीट करना ना, रेपिटेशन हो जाती है, उसके मार्क्स भी नहीं होते। तो इसलिए बेहतर होता है एक ही दफ़ा कंडीशन चारों लिख के नीचे सिर्फ कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 का रेफरेंस दे दें। समझ आ रही है प्रेजेंटेशन की स्टडी जी? ये जो लार्ज नंबर का मतलब है, जो कैटेगरी की उसका टोटल, लार्ज नंबर का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन या डेटर्स। जैसे इसमें 2 4 3 5 है और एक है 15, तो दोनों में से कौन से वाला स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस हुआ? आप सिर्फ पार्टीज को सामने रख के डिसीजन कर दें। नेक्स्ट, इन द कोर्स ऑफ क्वेश्चन 6, इन द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अंडरलाइन करें क्योंकि बाज़ का आप भूल जाते हैं डेटर्स है कि क्रेडिटर्स है, और वही गुड डिस्पैच नोट सेल इनवाइसेस लिख देते हैं और वो 0 नंबर देता है। अच्छा भला कंसेप्ट आ रहा होता है, सिर्फ एक लफ्ज़ जो है उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। कौन सा लफ्ज़? क्रेडिटर और डेटर्स, और वो 0। अच्छा, वो जल्लाद तबीयत का मालिक है, उसको नहीं पता कि कंसेप्ट आपको आता है, उसको पता भी है। और भाई जिसको डेटर्स के प्रोसीजर के क्रेडिटर के नहीं आते उसको आते हैं। जिसने गुड डिस्पैच नोट लिख दिया वो GRN नहीं लिख सकता था क्या? लिख सकता था, लेकिन वो उधर खुश होता है, क्या कहता है? हा 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 मोगैम्बो खुश हुआ, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाता है। वो उसकी स्ट्रेटजी क्या है आपका? हाँ, ये बड़ा शातिराना खेल है ये आई कैप का पेपर, इसमें एक शातिर उधर बैठा हुआ है, वो क्या चाहता है कि आपको पेपर आता भी हो ना, पेपर ऐसा बनाओ आपको लगे नहीं आता, ठीक है? और इधर एक शातिर आप भी होते हैं, पेपर नहीं आता होता, कहते फिर भी लिखना ऐसे है, पता हाँ चला है, अब जो जीत जाए, और कुछ मासूम टीचर दरमियान में। बहरहाल तो याद रखें, अगर क्राइटेरिया पूछा है आपने डेटर के सारे प्रोसीजर बता दिए, नहीं नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं देगा। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन, डेटर पूछा तो डेटर, क्राइटेरिया पूछा तो क्राइटेरिया के प्रोसीजर बताएं, तो अंडरलाइन करें क्राइटेरिया को। दो लफ्ज हैं कंफर्मेशन की केस स्टडी में, 2 लफ्ज, एक नेगेटिव और एक क्रेडिटर। इनको आपने अलर्ट रहना है, इन दोनों को देख के फिर जवाब देना है। You sent 15 positive confirmation to the suppliers. Results have been summarized as under. पहला, 3 suppliers confirmed the balance. You came to know that bulk of the sales of these suppliers is made to Mirpur Limited. बैलेंस कंफर्म हो गया? बिल्कुल हो गया। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट डाटा, मजीद कोई नो वर्क इज नेसेसरी। सेकंड, 5 suppliers confirmed the balance over telephone. Oral response is no response. Oral response is not confirmation. क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे कंफर्मिंग पार्टी टू सेंड कंफर्मेशन लेटर अगेन इन रिटर्न फॉर्म। अगर रिटर्न फॉर्म में सेंड कर दे अच्छा, अगर नहीं रिटर्न फॉर्म में सेंड करते तो ये नॉन रिस्पॉन्स समझा जाएगा
और नॉन रिस्पॉन्स में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, भाई बताएंगे। नॉन रिस्पॉन्स इस केस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? शाबाश, हाँ ना करें भाई ऐसे, आज से है ना, बोल दे आज से, इंशाल्लाह आज से। ये हाल नहीं, मैंने पढ़ाए नहीं थे उस दिन, नॉन रिस्पॉन्स नहीं पढ़ाए होते तो उसको आते ना। क्या प्रोसीजर नॉन रिस्पॉन्स के? हमने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने हैं? परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस, गुड रिसीट नोट, अकाउंट स्टेटमेंट्स की कॉपीज और कैश पेड आफ्टर ईयर एंड। कैश पेड आफ्टर ईयर एंड। शाबाश। कट ऑफ टेस्ट किस पे? परचेजेस पे। शाबाश, ये है, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपसे वैसे ही पूछा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना काफी है कि रिटर्न रिक्वेस्ट करेंगे और अगर रिटर्न में जवाब नहीं देता तो वो नॉन रिस्पॉन्स होगा। थर्ड में कह रहा है नो रिप्लाईज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम रिमेनिंग सप्लायर्स। तो ये इसमें क्या करना है? अल्टरनेट प्रोसीजर, और वही प्रोसीजर जो अभी आपने बताए वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखना है प्रोसीजर्स। क्लियर जी? नेक्स्ट, हाँ वो उसकी तरफ आते हैं, हमें वो आज पढ़ाना है। बुक में एक जगह लिखा है ना मेथड टू कंफर्मेशन, ये आज मैंने लिखा हुआ है, आज का टारगेट है, आज ये एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस। क्राइटेरिया के अंदर डिस्प्यूट नहीं होता, डेटर्स में तो परवीन फॉर बैड एड होती है, क्राइटेरिया में नहीं होती। इसलिए क्राइटेरिया के अल्टरनेटिव प्रोसीजर में आपने वो जो कम्युनिकेशन इंस्पेक्ट करने वाली बात है ना वो नहीं लिखनी। क्लियर जी? अच्छा, अब ये है पास पेपर का क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट एज यूजुअल कह रहे इवैल्यूएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। हाँ, यानी हमने इवैल्यूएट करना है, ऊपर जो उसने टेबल दिया है अगर आप नोट करें ना इस टेबल को तो इसमें आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। पहली चीज है ये सारे के सारे डेटर्स, द डेटर सर्कुलराइजेशन समरी डिपिक्ट्स द फॉलोइंग, है ये सारे के सारे डेट। तो उसने क्या किया इनको कैटेगरीज में डिवाइड, जिसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन करना। कैटेगराइजेशन से एक जैसी आइटम्स इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कैटेगराइजेशन या स्ट्रैटिफिकेशन बहुत सी बेसिस पे की जा सकती है, उसने किस बेसिस पे की है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, रिटेलर, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। अच्छा, और उसने अब नोट कीजिए उसने ये नहीं किया कि सारे के सारे डेटर्स का कलेक्टिवली पॉजिटिव कंफर्मेशन का डिसीजन कर ले या सबका इकट्ठा नेगेटिव कर ले। उसने हर कैटेगरी का अलग अलग डिसीजन किया। इसका मतलब है जब भी स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे हर कैटेगरी का अलग अलग डिसीजन करना है, पॉजिटिव के नेगेटिव में भी, किसी कैटेगरी में पॉजिटिव हो किसी कैटेगरी में नेगेटिव हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को उसने एक दफा थ्योरेटिकली पूछ लिया कि ऐसा पॉसिबल है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करें। क्या पूछा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ऑडिट पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन यूज करें? तो ये आपको इसका जवाब दे रहा है पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। जिस कैटेगरी पे चारों कंडीशंस पूरी हो रही होंगी उस पे नेगेटिव, और जिस पे पूरी नहीं हो रही पॉजिटिव। तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नेगेटिव और पॉजिटिव का? बिल्कुल। अच्छा, आप सुने मेरा कंसेप्ट, आपने से ट्रू और फॉल्स करना है। मेरा कंसेप्ट क्या है? मेरे से भी आई के आपने पूछा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन इकट्ठी कॉम्बिनेशन यूज पॉसिबल है? मैंने कहा है। उसने कहा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जाम्पल दी मैंने, आपने बताना एग्जाम्पल ठीक है कि गलत। मैंने कहा पहले किसी डेटर मिस्टर ए को पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर सेंड करो, अगर जवाब ना दे तो दोबारा उसको नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करो। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये गलत है भाई। जब मुझे पता, ये तो असूल के खिलाफ, जब मुझे पता है कि वो कंफर्मेशन को डिसरिगार्ड कर रहा है तो नेगेटिव कंफर्मेशन की तो तुक ही नहीं बनती। कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट ये नहीं है। कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट क्या है कि डेटर्स की क्लासिफिकेशन करें, कुछ को पॉजिटिव कंफर्मेशन
कुछ को नेगेटिव कंफर्मेशन। ये है कॉम्बिनेशन। भाई क्लियर हुआ? ये स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हर स्ट्रैटिफिकेशन का अलग अलग डिसीजन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्लियर हुआ? और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये समझ? देखें ये इस टेबल को जरा समझ लेते हैं। कह रहा है कस्टमर सेगमेंट है, ये नंबर ऑफ कस्टमर है, ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? ये नंबर ऑफ कस्टमर, ये उनसे जो बैलेंस, उनका बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस टोटल। कंफर्मेशन कवर्ड, कितनी कंफर्मेशन है? 12 कस्टमर थे, 8 बेच दी। 105 थे, 30 कन्फर्म। 205 थे, 70 बेच दिए। 130 थे, 50 बेच दिए। अब अमाउंट कवर्ड, यानी ये जो आपने जिन 8 को भेजा उनसे टोटल अमाउंट कितने थे? 70,000। और जवाब कितनों का आया? इसमें कितनों का जवाब आया? 20। इसमें कितनों का जवाब आया? और 50 में। मेरा पहला सवाल, इस टेबल में हर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करे अपनी जजमेंट की बेस पे कौन सी पॉपुलेशन है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस और कौन सी है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। फौरन कीजिए डिसीजन, फौरन डिसीजन कीजिए। आपके ख्याल में डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक क्या है? लार्ज नंबर। अच्छा ये भी कर दिया। रिटेलर्स, रिटेलर्स हाँ, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। और होलसेलर, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है होलसेलर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है? कितनों का ख्याल है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है? हाँ ये देखा, यहाँ पे जजमेंट आ गई, यहाँ पे जजमेंट आ गई। हाँ ठीक, लेकिन एक चीज सुन लें। अच्छा ये आपको पता चल गया कैसे डिसीजन करना है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस का और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस का। इसमें कंफर्म स्मॉल नंबर लार्ज बैलेंसेस, इन दो में कंफर्म, इसमें आपकी जजमेंट की बेस पे कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है, मेरा कंफर्म नहीं है, फिर बता रहा हूं कि ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस ज्यादा है, उस तरफ ज्यादा वेटेज आ रही है। बहरहाल आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा नीचे assumption, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगले चीज आप बता सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में भेजे थे 8, जवाब आया 7 का, एक्सेप्शन रेट कितना है? एक्सेप्शन रेट एक्सेप्शन कितना? एक्सेप्शन मतलब जो प्रॉब्लम वाली चीज है। एक्सेप्शन का मतलब सही वाली चीज नहीं है। 12.5, शाबाश, ठीक है। होलसेलर में एक्सेप्शन रेट कितना है? हाँ एक्सेप्शन रेट डिसएग्रीमेंट का होता है, ये तो नॉन रिस्पॉन्स है। हाँ नॉन रिस्पॉन्स ही एज्यूम कर ले यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, वरना वो डिसरिगार्ड की तरफ चला जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी 4 कंडीशन ना, उसमें तीसरी कंडीशन है हमारी एक्सेप्शन रेट वाली और फोर्थ वाली है डिसरिगार्ड वाली, तो दोनों ही कवर होती है हमारे इन 4 कंडीशन में, ठीक है? यानी वो अगर एक्सेप्शन में नहीं जाएगा तो डिसरिगार्ड में आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितना है? ये भी लो। अच्छा और ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में इसमें एक्सेप्शन रेट कितना? एक्सेप्शन रेट 90% के 5%। ओ भाईजान 1 मिनट ठहर जाएं। 75 गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट है यहाँ पे। 75 लेटर भेजे, 4 का जवाब आया। गड़बड़ 4 में है कि 71 में है? 4 में है सर, गड़बड़ 4 में है। क्यों गड़बड़ 4 में है? याद रखे पॉजिटिव कंफर्मेशन में जिसका जवाब ना आए वो गड़बड़ है, और नेगेटिव कंफर्मेशन में जिसका जवाब आए वो गड़बड़ है।
हाँ पॉजिटिव में दोनों का जवाब आता, लेकिन अगर किसी का जवाब नहीं आया हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, नॉन रिस्पॉन्स हो गया ना हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको फर्दर परसू करना है। यूँ कह लीजिए पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में जिनका जवाब आया वो ठीक है, जिनका नहीं आया उनको परसू करना, और नेगेटिव कंफर्मेशन में जिनका जवाब आ गया उनको पर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क है। पॉजिटिव में हमारे लिए जवाब आना गुड है, जवाब ना आना बैड है, और नेगेटिव में जवाब ना आना गुड है, जवाब आना बैड है। इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं समझ आई ना बात? जवाब नहीं आया यही मसला है। एक्सेप्शन रेट, आप केस स्टडी के लिए एक्सेप्शन रेट और डिसरिगार्ड को जब कैलकुलेट करना हो ना इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया सिर्फ कंडीशन चेंज होती है, वो थर्ड की बजाय फोर्थ कंडीशन में आ जाएगा। दोनों ही हमारे नेगेटिव कंफर्मेशन में इंक्लूड होती हैं। हम बेसिकली इन दोनों को सम करके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक्सेप्शन को भी और डिसएग्रीमेंट को भी, दोनों को ही देखना है ना। चलिए ये तो आपको टेबल से, अब मुझे बताइए इस टेबल के साथ आप फेमिलियर हो गए कि नहीं हो गए? इस टेबल में आपने दो डिसीजन करने हैं। एक आपको पता चल जाए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस कौन से हैं, और दूसरा एक्सेप्शन रेट कैलकुलेट करना आ जाए। अगर आपको ये दो चीजें आ गई तो बेहतरीन, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बहुत से क्वेश्चन और आने हैं। फिर कह रहा है एनालिसिस, सॉरी ये वापस आते हैं, इवेल्युएट डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। अच्छा अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिक्वायरमेंट को पढ़िए, इसको कमेंट करना है। पार्ट ए लिखेंगे आप, कमेंट करेंगे हेडिंग्स कितनी होंगी, 2 के 4, कैटेगरी तो 4 है। हाँ ये अहम कंसेप्ट था, उसने कहा है सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन के डिसीजन को वैल्यूएट करो, पॉजिटिव कंफर्मेशन के डिसीजन को वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव तो हर सूरत में इजाजत है ही है, नेगेटिव में देखना है कि क्या कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। दूसरा, डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन द ऑडिटर शुड कंसीडर इन केस ऑफ बैलेंस एग्रीड, बैलेंस नॉट एग्रीड एंड रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। और फिर स्टेट द प्रोसीजर दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम अब जी SDPL क्या है हमें नहीं पता, इसको पढ़ के पता चलेगा बिल्कुल। तो ये भाईजान डेटर्स है उसके, उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन बता दी, क्लियर। अब एनालिसिस ऑफ कंफर्मेशन इज एज फॉलोस। पहला, 3 out of 7 confirmations received from distributors did not agree with the amount outstanding in SPL's ledger. 7 कंफर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर को जो सेंड की थी, डिड नॉट एग्री विद अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन SPL's लेजर, ठीक है। जो ये 7 रिसीव हुई है ना, 7 कहते हैं, इनमें से 3 का डिसएग्रीमेंट आ गया। हाँ ये भी एक्सेप्शन में शामिल हो जाएगा। एक्सेप्शन में एक तो वो हो गया ना जिसका जवाब आया नहीं, एक तो वो टेंशन थी, एक ये आ गई 4 3, तो इसका मतलब है 4 हो गई, तो इसमें एक्सेप्शन रेट अब हाई हो गया। फिर तो पॉजिटिव कंफर्मेशन सही भेजा ना उसने, लेकिन हमने इसके ऊपर कमेंट करना ही नहीं। हमें उसने क्या कहा कि डिड नॉट एग्री विद, बैलेंस एग्री नहीं करा। अब नीचे चल के उसने हमें रिक्वायरमेंट में पूछा है कि जब बैलेंस डिसएग्रीड हो तो क्या करना होता है, ठीक है। वो हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो सीखेंगे। वन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, या चले अभी साथ डिस्कस कर लेते हैं, सुन लें, अब कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। अब ये ना समझिए सिर्फ क्वेश्चन है। हम जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं कितनी पॉसिबिलिटी नंबर 1, जवाब आया बैलेंस एग्रीड था, इसका मतलब क्या हुआ, नो फर्दर वर्क दिस, ठीक है। दूसरा, जवाब आया डिसएग्रीमेंट था, वो भी हमने नहीं पढ़ा। तीसरा, जवाब आया ही नहीं, जब जवाब आया ही नहीं अल्टरनेटिव प्रोसीजर, और वो डिपेंड करता है रिसीवेबल का केस है कि पेएबल का केस है, वो प्रोसीजर क्लियर है आपको। अब जरा वापस आ जाए डिसएग्रीमेंट के ऊपर। डिसएग्रीमेंट जब कहता है ना,
कि लेटर सेंड किया और डिसएग्रीमेंट हुआ। इसमें हमने देखना होता है कि क्या उसने केस स्टडी में हमें डिसएग्रीमेंट की स्पेसिफिक रीज़न बताई है कि जनरली कह दिया डिसएग्रीमेंट। फिर से जब कभी हमने लेटर सेंड किया, जवाब आया और वो जवाब फ़र्क था, हमने केस स्टडी में ये देखना है कि क्या डिसएग्रीमेंट की उसने स्पेसिफिक रीज़न बताई है कि जनरल कह दिया डिसएग्रीमेंट था। दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कोई स्टूडेंट बताएगा? नहीं। और शाबाश, अगर उसने केस स्टडी के अंदर डिसएग्रीमेंट की स्पेसिफिक रीजन बताई है ना कि डिसएग्रीमेंट इस वजह से है, तो हमें जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक उस इवेंट के प्रोसीजर भी बताने हैं। शाबाश भाई, बात समझ आई? तो अगर अच्छा इस केस स्टडी में उसने कहा मुझे प्रोसीजर बताओ, इन केस बैलेंस एग्रीड, इन केस बैलेंस नॉट एग्रीड, तो बैलेंस उसने कोई स्पेसिफिक रीजन बताई? नहीं बताई, जनरल बताई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने क्या कहा, 3 out of 7 कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर डिड नॉट एग्री विद द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। एग्री, ये तो कह रहे हैं एग्री नहीं किया। किस वजह से नहीं एग्री किया? क्या कैश इन ट्रांजिट है? क्या गुड इन ट्रांजिट है? क्या डिस्प्यूटेड इनवॉइस है? क्या इन्वेंट्री रिटर्न की है? क्या डिफेक्ट आया था? कुछ प्रॉब्लम नहीं बता रहा। तो क्या जनरल प्रोसीजर है? जनरल, अब देखें हमारे प्रोसीजर भी जनरल होंगे, फिर सवाल जनरल, जवाब भी जनरल। अब देखें डिसएग्रीमेंट के केस में हमने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है, सुन लीजिए। स्टेप नंबर 1, क्लाइंट से कहेंगे रिकंसिलिएशन बनाए। कस्टमर का, क्लाइंट का बैलेंस कुछ हो रहा है, कस्टमर का बैलेंस कुछ और है। ये रिकंसिलिएशन बनाना, जब दो सोर्सेज का बैलेंस डिफरेंट हो तो उनमें फ़र्क ढूंढना किसकी जिम्मेदारी है? क्लाइंट। हमने कंफर्म करना है उसको। हम क्लाइंट को बुलाएंगे, उसे कहेंगे रिकंसिलिएशन बनाओ। क्लाइंट रिकंसिलिएशन बना के लाएगा तो 3 में से कोई एक रीज़न हो सकती है, या कैश इन ट्रांजिट होगा, या टाइमिंग डिफरेंस होगा। टाइमिंग डिफरेंस से मुराद क्या है? कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट, या कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में मिसस्टेटमेंट होगी, या हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में। फिर से, जब कभी डिफरेंस आया, जनरल बात कर रहा है, स्पेसिफिक नहीं। हमने स्टेप नंबर 1 क्लाइंट को कहना है रिकंसाइल करके लाओ। जब क्लाइंट रिकंसाइल करके लाएगा, हमने देखना है 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटीज है। टाइमिंग क्लाइंट के कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में मिसस्टेटमेंट, या हमारे रिकॉर्ड में। टाइमिंग डिफरेंस है तो गुड इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, ये मिसस्टेटमेंट नहीं होती। इसको सिर्फ चेक कर लेंगे, कैश इन ट्रांजिट है, गुड इन ट्रांजिट, खत्म। कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में मिसस्टेटमेंट है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे क्लाइंट का रिकॉर्ड तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिसस्टेटमेंट है तो ये मिसस्टेटमेंट, हाँ जी, हमने स्टेप नंबर 1 तो क्लाइंट को कहना है इसको करेक्ट करो, प्लस हमने मजीद ये भी देखना है कि ये इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं जानबूझ के फेक सेल और डेटर रिकॉर्ड तो नहीं किए थे। अगर इंटेंशनल है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बढ़ जाएगा। और हमने देखना है कहीं वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल तो नहीं है। तो 2 चीज़ें अगर पता चल जाए मिसस्टेटमेंट है तो हमने 2 चीज़ें मजीद देखनी है, रिस्क ऑफ फ्रॉड और वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। क्लियर हुए बात? ये है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दे दे कि इस वजह से फर्क आया है, तो आपके ऊपर लाजिम हो जाता है कि जनरल प्रोसीजर तो बताने ही बताने हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर भी बताने हैं। नहीं समझ आई ना बात? नहीं आई, नहीं आई। फिर से आ रहा है। अभी डिस्कशन करते हैं इसको दोबारा। One of the distributors, Salim Distributors Private Limited (SDPL) has gone into winding up. Winding up को अंडरलाइन कीजिए। कौन सा रिस्क आ गया? बैड डेट। कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? कौन से प्रोसीजर? लिक्विडेटर से कंफर्म करेंगे। ये रेंट के बाद देखेंगे कलेक्शन कितनी हुई है। ये प्रोसीजर कहाँ लिखे हुए थे? चैप्टर 10 में, हाँ 1 पेजर में। चैप्टर 10 में ओवरऑल प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर थे।
जो स्पेसिफिक एक डेटर से रिलेटेड थे वन पे। बहरहाल चैप्टर 10 में से भी निकाले जा सकते हैं प्रोसीजर। भाई ये समझ आ गया, दैट बैलेंस रिसीवेबल फ्रॉम एसडीपीएल इज आउटस्टैंडिंग सिंस लास्ट 1 ईयर। अब ये लास्ट 1 ईयर से भी हमें पता चल रहा है, पूरा साल 1 रुपया नहीं मिला, बताया हो ना, ये बैड डेट का रिस्क है। वाइंडिंग अप से भी पता चल गया बैड डेट का रिस्क है, और लास्ट 1 ईयर से पैसा वसूल नहीं हुआ, इससे भी पता चल गया, डबल हिंट दे दिया उसने। Reply received from the hospitals did not agree with the balance outstanding in SPL. However, differences were reconciled by audit staff. अच्छा ये भी ओके होता, याद रखें अगर जवाब आया वो मैच कर गया, ओके, जवाब आया और डिसएग्रीमेंट था लेकिन हमारे प्रोसीजर से फर्क रिकनसाइल हो गया, ये भी ओके होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, 2 पॉसिबिलिटीज। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं निकली, इसका भी वही कंक्लूजन है जो उसका है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट निकली लेकिन क्लाइंट ने एडजस्ट कर ली, दोनों एक ही ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही सिचुएशन है ना। तो मुझे बताइए, अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब आ गया, वो भी ठीक, एग्री हुआ, और अगर इनिशियली एग्री नहीं था, बाद में रिकनसाइल हो गया, क्या वो मिस स्टेटमेंट है? अभी नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रोसीजर बताने हैं, क्या प्रोसीजर बताने हैं? डिसएग्रीमेंट के। इसमें प्रोसीजर बताने हैं, कौन से प्रोसीजर? बैड डेट वाले। इसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताने। इसमें क्यों नहीं बताने? क्योंकि डिफरेंस आया था नीचे, रिकनसाइल हो गया, रिकनसाइल हो गया, बात खत्म। लास्ट, ऑल द 12 कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम रिटेलर शोड डिसएग्रीमेंट विद द रिकॉर्ड ऑफ एसपीएल, हाउएवर ओनली 2 कुड बी रिकनसाइल्ड। ये भी डिसएग्रीमेंट है, ये भी डिसएग्रीमेंट, इसमें भी डिसएग्रीमेंट के प्रोसीजर, ठीक है। अब देखते हैं उसने रिक्वायरमेंट में कौन कौन से पूछे हुए हैं। रिक्वायरमेंट में पहला, evaluate the decision regarding sending of negative confirmation। अब बताइए, नेगेटिव कंफर्मेशन, यही 2 डिसीजन हमने evaluate करना है। पहला, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, बताइए क्या ये अप्रोप्रिएट है? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। फिर इसके बाद एक्सेप्शन रेट कितना है? 4/75 के 71/75 क्या है? 5.3%। एक्सेप्शन रेट भी लो है, और बाद में ये भी रिकनसाइल हो गया, ठीक, फिर तो मजीद कम हो गया। अगर बाद में भी रिकनसाइल, फिर तो मजीद कम हो गया। तो एक्सेप्शन रेट लो है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट होगी कि नहीं? अप्रोप्रिएट होगी, प्रोवाइडेड अदर 2 कंडीशन आर आल्सो मेट। क्लियर? ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। अब दूसरे डिसीजन को वैल्यूएट करें। दूसरा डिसीजन क्या है? रिटेलर्स, ये भी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस है भाई। कंफर्मेशन रिसीव, अच्छा इसमें 50 आई, कितनी? 12। एक्सेप्शन रेट क्या हुआ? 24%। इसमें भी चाहे वो कह रहा है कि रिकनसाइल 2 हो गई है, वैसे तो हम इनिशियल की बेस पे डिसीजन कर लेते हैं, 12 की बेस पे, लेकिन अगर आप इवन 10 की बेस से भी कैलकुलेशन करें ना, तो स्टिल 20% है। सूली तौर पे करना चाहिए 12 की बेस पे, 12 डिवाइड, जैसे ऊपर किया था ना 4/75, यहाँ पे 12 है, तो कितने परसेंट एक्सेप्शन रेट आता है? 24%। क्या इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट है? क्यों नहीं है? आपके सॉल्यूशन में कैलकुलेशन लाजमी होनी चाहिए। कुछ समझ आई बात? ठीक है, तो ये था हमारा अच्छा क्वेश्चन। अब पहला पार्ट ये तो हमने कर लिया, डिसीजन वैल्यूएट कर लिया। तरीकाकार क्या है वैल्यूएशन का, क्लियर हुआ मेरे भाई को? हमने चारों कंडीशन देखनी है वो पूरी हो रही है कि नहीं, जो गिवन है क्वेश्चन में। एक कंडीशन के बारे में मैंने देखा है वो कभी नहीं क्वेश्चन में बताता, डिसरिगार्ड वाली, वो हमेशा हमें अज्यूम करनी पड़ती है, बाकी के कोई ना कोई रिस्क बता इंफॉर्मेशन दे दिया करता है। अच्छा नेक्स्ट भी,
डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन द राइटर शुड कंसीडर इन केस ऑफ बैलेंस एग्रीड, बैलेंस नॉट एग्रीड एंड रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड। ये बी एक क्वेश्चन नहीं है, बी 3 क्वेश्चन है। बैलेंस एग्रीड पे क्या करना है वो भी बताना है, नॉट एग्रीड पे क्या करना है वो भी बताना है, नॉट रिसीव्ड पे भी बता। अच्छा, इस क्वेश्चन केस स्टडी को ना मार्क कर लें, रिवीजन के लिए बेहतरीन केस स्टडी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिवीजन के लिए बेहतरीन केस स्टडी। अब बताइए बैलेंस एग्रीड, अगर कंसेप्ट क्लियर है बताइए बैलेंस एग्रीड में क्या करना है, नो फर्दर वर्क नेसेसरी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन्ड, खत्म कहानी। बैलेंस नॉट एग्रीड में क्या करना है, अब मैं पहले सोच लूं क्या नॉट एग्रीड की स्पेसिफिक रीजन बता रहा है कि नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, तो सवाल जानना जवाब भी जानना। हम क्लाइंट से कहेंगे रिकंसिलिएशन बना के लाओ, स्टेप नंबर 1 रिकंसिलिएशन, स्टेप नंबर 2 में देखेंगे डिफरेंस किस वजह से है, टाइमिंग डिफरेंस और मिस स्टेटमेंट इन कंफर्मिंग पार्टी रिकॉर्ड और मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट रिकॉर्ड। फिर तीसरा पॉइंट, इफ मिस स्टेटमेंट इन क्लाइंट रिकॉर्ड आल्सो कंसीडर वेदर देयर इज रिस्क ऑफ फ्रॉड और वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये कोई 3 लाइंस आपने लाजमी लिखनी है। कौन सी, रिकंसिलिएशन, नेचर ऑफ डिफरेंस और हाँ फ्रॉड के रिस्क। हाँ शाबाश शाबाश। उन्होंने कहा सर अगर कोई इन्फॉर्मेशन, इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उन्होंने कहा सर अगर फर्ज कीजिए कोई इन्फॉर्मेशन हमें पार्ट बी में लगे कि आनी चाहिए, लेकिन पार्ट सी में उसने उसको स्पेसिफिकली अलहदा से पूछ लिया हुआ है, तो हमें उसे पार्ट बी में लिखना चाहिए कि नहीं। इसका जवाब है शाबाश, पार्ट बी में नहीं लिखना, पार्ट, क्योंकि अगर पार्ट बी में लिखते हैं सी में क्या लिखेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन, जनरल रूल है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन पार्ट बी में पूछ ले, जो सी में पूछ ले उसे बी में नहीं लिखना। हाँ लिख सकते हैं या जनरल भी जवाब दे सकते। फिर कह रहा है अच्छा बैलेंस नॉट एग्रीड, ये क्लियर हो गया, और रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। अच्छा इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों का बताएंगे ना, नहीं केस स्टडी सारी डेटर्स की है तो डेटर्स का ही बताएंगे। अब वही प्रोसीजर बता देंगे ना, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड में अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स, कैश, कॉरेस्पॉन्डेंस, अकाउंट स्टेटमेंट, कट ऑफ, 5 प्रोसीजर हैं, 5 प्रोसीजर हैं। शाबाश, ये 5 प्रोसीजर अगर बता दें 100 रुपया इनाम दूंगा इनको। 5 प्रोसीजर कौन से भला, 200 रुपया इनाम दूंगा क्योंकि रिस्क असेसमेंट कर चुका है भाई आपका। हाँ कट ऑफ टेस्ट, नहीं ठहर जा ऐसे ना करें। कट ऑफ किस पे, सेल्स पे। शब और भाई बोलेगा कि बोलेगा कैंसिल हो जाना, बैलेंस मैच करेंगे। सही है, चांस फिर चांस दिया कि नहीं दिया, शाबाश। ये भाई बता दे इसको 10 रुपये इनाम दिया जाए। चलिए हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। चलिए इसके बाद आगे स्टेट द प्रोसीजर दैट केस ऑफ, भाई ये समझ आ गया ना आपको, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। स्टेट द प्रोसीजर दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एसडीपीएल। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट के, सॉरी बैंकरप्सी ऑफ डेटर के, प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर और बैंकरप्सी ऑफ डेटर के प्रोसीजर में फर्क है। प्रोविजन फॉर बैड डेट सारे डेटर्स के लिए है और बैंकरप्सी ऑफ डेटर स्पेसिफिक के लिए है। शाबाश शाबाश भाई, ये क्वेश्चन क्लियर, इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट्स की तरफ वापस। अच्छा एक चीज में और लगे हाथों, क्योंकि कंसेप्ट रिलेट कर रहा है ना, यहां पे हमने ये स्टडी किया इस केस स्टडी के जरिए नेगेटिव कन्फर्मेशन की कंडीशंस क्या हैं, और हमने अगर उसने क्लासेस दी हो तो हमने कैसे जज करना है कि वो पूरी हो रही है कि नहीं।
क्या ये हमने सीख लिया? दूसरे नंबर पे उसने हमें इस केस स्टडी में ये सिखाया कि अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो डिफरेंट सिचुएशन में क्या हमारे प्रोसीजर होंगे। उनमें एक सिचुएशन थी बैलेंस ऑफ डिसएग्री हो तो क्या करना है, क्लियर। अब मैं यहाँ से आगे इसी सिरे को पकड़ के कंसेप्ट को आगे लेके चल रहा हूँ। जब हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं और जवाब आता है जो कि होता है डिसएग्रीमेंट, तो या तो क्वेश्चन में हमें वो रीज़न बताएगा डिसएग्रीमेंट की या रीज़न नहीं बताएगा। अगर रीज़न नहीं बताएगा सर जनरल प्रोसीजर, अगर रीज़न बता दे तो जनरल के साथ स्पेसिफिक प्रोसीजर। अब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या होंगे? डिपेंड्स ऑन रीज़न, डिपेंड्स ऑन रीज़न। अब रीज़न कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा इन्हीं में से वो केस स्टडी पूछे, ठीक है। लेकिन इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से रीजन जो क्वेश्चन में देगा उसके प्रोसीजर बताने हैं। होम असाइनमेंट हमारी डिस्कस हो गई। अब हम कंसेप्ट की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये देखें, रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, ये है डिसएग्रीमेंट के प्रोसीजर जर्नल वाले, यहां तक जर्नल वाले। और ये नीचे कौन से प्रोसीजर हैं? आर्बिट्ररी कोर्स ऑफ एक्शन फॉर, यानी अगर केस स्टडी के अंदर वो आपको कहे ना जवाब आया है और आगे कहे कंफर्मिंग पार्टी ने ये कहा है, तो फिर जो कंफर्मिंग पार्टी ने रीजन बताई हो ना उसके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जैसे अगर वो क्वेश्चन में कह दे डिसएग्रीमेंट है और रीजन भी बता दे कि कस्टमर ने कहा है दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 28 दिसंबर, हमने तो 28 दिसंबर को अमाउंट पे कर दी थी, अब 31 दिसंबर में हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इसका मतलब हमारे क्लाइंट की बुक्स में वो रिसीवेबल है और कस्टमर क्या कह रहा है कोई रिसीवेबल नहीं है, डिसएग्रीमेंट, और इसकी रीजन बता रहा है। क्या रीजन बता रहा है? कि कैश हमने भेज दिया, अमाउंट वाज पेड ऑन सब। इसका मतलब है ये क्या केस हुआ? कैश इन ट्रांजिट। हमें अब जनरल प्रोसीजर के साथ इससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर भी बताने चाहिए, ठीक है। बल्कि अगर मार्क्स कम हो ना, जनरल गोली मारे, स्पेसिफिक जरूर लिखने। वो क्या होंगे आप बता सकते हैं? कैश इन ट्रांजिट के प्रोसीजर क्या होंगे? शाबाश, सबसे अहम सुन ले देखेंगे ये रेंट के बाद क्लाइंट ने कैश रिसीव किया कि नहीं किया, मेन प्रोसीजर ये है। और अगर कैश रिसीव कर लिया तो उसकी डेट क्या थी, डेट ऑफ रिसीट, वो डेट कौन सी होनी चाहिए क्लाइंट? अच्छा सुने, कैश रिसीव किया, डेट है 2 जनवरी की, एविडेंस मिल गया, सही है। और से बताइए सोच के। कैश रिसीव कर लिया, रिसीविंग की डेट है 2 जनवरी, ओके। कैश रिसीव कर लिया, रिसीविंग की डेट है 30 दिसंबर, शाबाश। कैसे मिस स्टेटमेंट? दिसंबर को आ गया तो दिसंबर को करनी थी ना एंट्री, 31 दिसंबर में रिसीवेबल ही ना होता, बेहतरीन, शाबाश। अब सुने आगे, कंफर्मेशन लेटर भेजा, डिसएग्रीमेंट आया, उसने डिसएग्रीमेंट की रीजन बताई है, क्या? वी रिसीव्ड दीज गुड्स ऑन जनवरी 3, कह हमने तो ये गुड्स इन ट्रांजिट है, इसके प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, शाबाश। अब प्रोसीजर क्या होंगे सुने, हम गुड्स डिस्पैच नोट, गुड रिसीट नोट नहीं, हम किसके ऑडिटर हैं? क्लाइंट के कंफर्मिंग पार्टी के, क्लाइंट के। तो हमारे क्लाइंट ने डिस्पैच किया है कि रिसीव किया है? डिस्पैच। तो हमने गुड डिस्पैच नोट देखना है, गुड रिसीट नोट देखना है? गुड्स डिस्पैच नोट देखना है। अब सुनिए, गुड डिस्पैच नोट मौजूद था और उसकी डेट थी 30 दिसंबर, बताइए सही के गलत? सही। गुड डिस्पैच नोट देखा और उसकी डेट 30 दिसंबर थी, 30 दिसंबर तभी तो। और अगर गुड डिस्पैच नोट की डेट 1 जनवरी थी, गलत कैसे है? जब 31 नंबर पे सेल ही नहीं की तो रिकॉर्ड गए को की, ये तो 1 जनवरी, इसका मतलब है कट ऑफ एरर आ गया। समझ रहे हैं?
कि आपने स्पेसिफिक रीजन के लिहाज से प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने कंफर्मेशन लेटर भेजा, जवाब आया और उसने कहा ए भाईजान हमने तो 4 महीने पहले ही चेक भिजवा दिया है। देखिए 2, 3, 4 दिन का फर्क होना हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस है, और जब ये 2, 3, 4 महीनों का फर्क होना तो टाइमिंग डिफरेंस नहीं। इसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन है, एक हार्डवेयर वर्जन। सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है कि सिर्फ इंटरनल कंट्रोल वीक हैं, पैसे किसी और से आए, रिकॉर्ड किसी और के अकाउंट में कर दिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए वाज क्रेडिटेड टू मिस्टर बी। इसका मतलब क्या, मिस स्टेटमेंट नहीं है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरी रीजन भी हो सकती है, हाँ, कि कैश रिसीव हुआ, कैशियर ने जेब में डाला, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा। क्लियर हो गए? अच्छा, इसी तरह आपसे ये भी कह सकता है कि ये तो गुड्स हमने काफी अरसा पहले रिटर्न कर ली थी, काफी अरसा पहले। तो हम देखेंगे भाई काफी अरसा पहले तो अभी तक गुड्स रिटर्न अब वापस आई क्यों नहीं स्टॉक में? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्स हमारे जो इन्वेंट्री मैनेजर है उसने बेच दी हो। ठीक है, तो इसके लिहाज से फिर बाज़ औक़ात कस्टमर का जवाब आता है वी आर अनएबल टू कंफर्म एनी बैलेंस। वो ये नहीं कह रहा कि वी आर अनएबल टू कंफर्म, का मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम ऐसा है जो रनिंग बेस पे चलता है, उसमें पास्ट डाटा नहीं निकलता। आईटी सिस्टम ना 2 तरह के होते हैं। ये हमारा एक क्लाइंट था, हमें उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। वो बैंक था एक, उसके पास जब जाते थे ना, उनका सिस्टम कुछ इस तरह का था। उनके पास जाते थे ईयर एंड के बाद 5 जनवरी को, उन्हें कहते थे 31 दिसंबर का ट्रायल बैलेंस निकाल दो। कहते थे सर 31 दिसंबर नहीं, सिर्फ आज का ट्रायल बैलेंस निकल सकता है, हमारे पास ऐसी ऑप्शन ही नहीं है। अब वैसे बैंकिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है, अब तो ऑप्शन आ गई हुई है कि आप बैक डेट पे भी स्टेटमेंट, लेकिन उस वक्त बैंक का कोई सिस्टम ऐसा था बैक। इवन अभी भी आप अगर अपना मोबाइल देखें ना, उसमें ये सिस्टम यूज़ होता है। आपके मोबाइल का बिलिंग सिस्टम सिर्फ एज ऑन का बैलेंस आपको बताएगा, ईयर एंड का या 2 दिन पहले का बैलेंस नहीं बताएगा। तो अगर आपका क्लाइंट कोई ऐसा ही सिस्टम यूज़ कर रहा है, उससे आप पूछे ना कि सर हमारे क्लाइंट ने आपको 31 दिसंबर पे क्या लेना देना था, वो कहेगा मैं कंफर्म नहीं कर सकता। क्यों? हमारा सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं है, लिमिटेशन। इसको फिर हम क्या कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्स समझते हैं कि कंफर्म भी नहीं आया, और फिर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। अगर कंफर्मेशन वापस आ जाए अनडिलीवर्ड, कंफर्मेशन वापस आ जाए अनडिलीवर्ड, इसके भी 2 मतलब है, एक सॉफ्टवेयर मीनिंग है, एक हार्डवेयर मीनिंग। सॉफ्टवेयर मीनिंग क्या? एड्रेस गलत है। हार्डवेयर मीनिंग क्या है? कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता, फेक कस्टमर है। क्लियर? अच्छा, आपको एग्जाम का एक रिस्पॉन्स बताऊं, आपने उसके प्रोसीजर बताने हैं मुझे। हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, वहाँ से जवाब आया और उसने कहा सर डिफेक्टिव इन्वेंट्री थी, हमने तो ये 3 जनवरी को रिटर्न भी कर दी थी। 3 जनवरी को, हाँ अभी नहीं की, बाद में की थी, तो इसका बैलेंस ठीक है। हालांकि बार बार बताया हुआ है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री इज एडजस्टिंग इवेंट। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री इज, भाई नहीं बताया हुआ, कह दे नहीं बताया हुआ, बताया हुआ एडजस्टिंग इवेंट। तो इसमें 2 काम करने हैं हमने, एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है और बैलेंस को एडजस्ट करना है। हाँ, डेटर्स के इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है और डेटर्स को रिवर्स करना है। ठीक है, डेटर्स को रिवर्स, ये सेल्स रिटर्न हो जाएगी ना, एडजस्टिंग इवेंट है ना, सेल्स रिटर्न हो जाएगी। लेकिन इन्वेंट्री जो शामिल होना है हमारी बैलेंस शीट में, एनआरवी पे क्यों? डिफेक्टिव। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, एग्जाम में कभी कहता है ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई, कभी कहता है सिर्फ रिटर्न हुई इन्वेंट्री, डिफेक्टिव का लफ्ज़ यूज नहीं करता। ना भी करे ना तो आपको फौरन पता होना चाहिए रिटर्न वही इन्वेंट्री होती है जो डिफेक्टिव हो।
ठीक है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे बताइए क्या आप इस काबिल हो गए हैं, यस या नो करना है, कि अगर एग्ज़ाम में किसी केस स्टडी में वो किसी पार्टी को जिसको कंफर्मेशन लेटर भेजा है उसका स्पेसिफिक रिस्पांस इंक्लूड करे तो आप उसके रिस्पांस के लिहाज से स्पेसिफिक प्रोसीजर 3 प्रोसीजर कम से कम बता सकते हैं। पक्की बात है। लेकिन अभी ये कच्चा पक्का कंसेप्ट होगा क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा सीखा है, प्रैक्टिस नहीं की। जो होम असाइनमेंट आपको दी जा रही है ना इसमें प्रैक्टिस भी है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह। ये कंसेप्ट पक्का आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट यही है। अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए 80% लेक्चर कवर हो गया। कौन सा कंसेप्ट? स्पेसिफिक रिस्पांस, स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक रिस्पांस, जनरल रीजन, जनरल रिस्पांस। ये तो रूल है। जैसा सवाल वैसा जवाब। सवाल जनरल, जवाब भी जनरल। सवाल स्पेसिफिक, जवाब भी स्पेसिफिक। चलिए जी, अब छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। ये मेन टेक्निकल वाला क्लियर हो गया। ये टाइम हो गया, कोई बात नहीं भाई, पानी इतना खड़ा है, क्या करते हैं आप, डूब जाएंगे, डूब जाए। चलिए ऐसा करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं कुछ, ये नहीं करते, ये कल करेंगे, ठीक है। भाई ने मेहनत वैसे बड़ी की, अगर आप हिम्मत करके मुझे बुध को छुट्टी नहीं होनी। अच्छा अब सुनिए, डिस्कशन होगी पास्ट पेपर की, और इस डिस्कशन के साथ ही हमने प्रोसीजर ऑन डिसएग्रीमेंट भी कर लिया जी। इसके साथ लिख दें कि जनरल भी सर ने सिखा दिए हैं, स्पेसिफिक भी सिखा दिए हैं, ठीक है। हाँ, मेथड टू कंफर्मेशन क्या है ये सुन लें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप मुझे ये बताइए, चाय पी लिया आपने? सबने पी लिया? इन्वेंट्री इन भाईजान को स्टॉक काउंट करने भेजा, आपने बताना है किस में कंट्रोल बेहतर है। ऑप्शन नंबर 1, इनको कहा जा भाई साथ वाली क्लास में स्टॉक काउंट करके आ, कौन कौन सा एसेट कितने पड़े हैं। दूसरी ऑप्शन, इनको जा भाई साथ वाली क्लास में स्टॉक काउंट करके आओ कि क्या 100 चेयर्स पड़ी हैं कि नहीं पड़ी। पहले वाला ज़्यादा क्यों? उसमें हमें खुद जाके काउंट उसमें खुद जाके काउंट करना है, उसमें टिक ऑडिट की ऑप्शन नहीं है। दूसरे वाले में जिसमें क्वांटिटी लिखी है टिक, ये जाएंगे घूम फिर के चाय शाय पी के आ जाएंगे, कहेंगे सर पूरा स्टॉक। तो इसका मतलब है अगर स्टॉक शीट पे क्वांटिटी लिखी हो तो ये कंट्रोल व्यू से वीक है। हाँ, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आसान हो, लेकिन हमारे ऑडिटर माइंड से सोचें, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है। इसी तरह हमने ये सीखा कि कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, कंफर्मेशन 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव कंफर्मेशन में हमने एक रिस्क सीखा, क्या कि वो डिसरिगार्ड भी कर सकता है, रास्ते में गुम भी हो सकती है। इस वजह से स्टैंडर्ड ने कहा कि जब इसका इलाज स्टैंडर्ड ने खुद बता दिया, क्या कि जब तक 4 कंडीशन पूरी ना हो इसको यूज ना करो। लेकिन क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन परफेक्ट है? इसमें भी रिस्क। इसमें क्या रिस्क है? कंफर्मिंग पार्टी विदाउट ड्यू वेरिफिकेशन साइन करके स्टैम्प कर देगी, क्या जी सर हम एग्री करते हैं। इसका हल क्या है इस रिस्क का? हाँ, इस रिस्क ब्लैंक कंफर्मेशन, जिसको टाइप 2 कंफर्मेशन भी कहते हैं, या मेथड 2 कंफर्मेशन। मेथड 1 कंफर्मेशन क्या है? जिसमें बैलेंस लिख के भेजा जाए। मेथड 2 कंफर्मेशन क्या है? जिसमें बैलेंस ना लिखा जाए। मेथड 1 कंफर्मेशन क्या है? जिसमें बैलेंस लिख के भेजा जाए। मेथड 2 क्या है? बैलेंस ना लिखा जाए। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेहतर है? ब्लैंक कंफर्मेशन। ब्लैंक, लेकिन याद रखें ब्लैंक कंफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि सारा सफा ही ब्लैंक है। प्रैक्टिस में जाके इनके पार्टनर कहें ब्लैंक कंफर्मेशन सेंड करो और ये सारे डेटर्स को ये सफा सेंड करो, ये ब्लैंक तो है, ये ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक का मतलब बाकी चीजें फिल करनी है, बैलेंस नहीं फिल करना। सिर्फ बैलेंस अब कंफर्मिंग पार्टी वो टिकू ऑडिट नहीं ना कर सकती, वो साइन करके एग्रीड नहीं लिख सकती, बल्कि क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा।
कितना बैलेंस है। ठीक है, ये है मेथड 2 कंफर्मेशन। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट क्लियर। ये मेथड 2 का उस दिन नहीं डिस्कस किया था या डिस्कस। अब ये कंसेप्ट आपको आता ही है। आपको याद है ना, हम स्टार्ट ऑडिट में शुरू में हमारी स्पीड कुछ स्लो होती है। क्यों बोला? क्योंकि हम बहुत से फ्यूचर के कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये फेज वो आ गया आखिरी महीना, जिनमें वो शुरू की हुई डिस्कशन यहां पे अब काम आएगी। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करते हैं कि नहीं कंफर्मेशन लेटर सेंड करना एक डेट, हमने कहा सर ये 10 डेटर्स हैं, कंफर्मेशन लेटर सेंड कीजिए, सीएफओ ने कहा नो को सेंड करो, एक को ना करो, हम कहेंगे नो को तो बाद में डील करेंगे, पहले एक ही रीजन तो बताएं। क्या फॉरन स्कोप लिमिटेशन की तरफ चले जाए कि रीजन पूछे? इनको रीजन पूछे। जब क्लाइंट हमसे कहता था चैप्टर 8 में कि ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दो, फौरन यस या नो करते थे कि रीजन पूछते थे? रीजन पूछते थे। उसी तरह यहां पे भी क्लाइंट अगर कह रहा है कि रिफ्यूज कर रहा है कि कंफर्मेशन सेंड नहीं करनी एक या दो पार्टीज को, क्या फौरन नतीजे पे पहुंच जाए कि रीजन इंक्वायर करें? या तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी कोई, या तो वैलिड रीजन होगी, या वैलिड रीजन नहीं होगी। वैलिड रीजन क्या हो सकती है कि जैसे कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, वैलिड रीजन। और अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो उसका मतलब है नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, गड़बड़ है। अगर वैलिड रीजन है, हमने क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए अनमोडिफाइड, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ना मिले, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। चलिए, अच्छा यहां पे स्टूडेंट बड़ा हैरान होते हैं, कहते हैं सर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? देखिए, हमारा कंक्लूजन या ओपिनियन एविडेंस पे बेस कर रहा होता है, जस्टिफिकेशन पे नहीं। चाहे वैलिड जस्टिफिकेशन क्यों ना हो, हमने देखना है एविडेंस है कि नहीं है। भाई खुदा ना खास्ता कोई स्टूडेंट एग्जाम के करीब अगर सख्त बीमार हो गया, जेन्युइन सारा सेशन हमने आई कैप को कसमें खा के लिख दिया, बड़ा लाइक स्टूडेंट है और सारे टेस्ट इसके पास हैं, क्लास में भी अच्छी पार्टिसिपेशन है, होम असाइनमेंट भी करता रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के करीब तबीयत उसकी खराब होगी, पेपर नहीं देने जा सका। रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, क्या आई कैप पास कर देगा? नहीं, आई कैप को अपने एविडेंस से कर दे। आई कैप कहेगा मेरे पास जब तक एविडेंस नहीं पहुंचेगा ना मेरा, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा अनमोडिफाइड। तो इसलिए याद रखिए एज एडिटर, वैलिड रीजनेबल जस्टिफिकेशन है इसलिए तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ गए, वरना उधर ही क्लाइंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल ना कर, ये कम फेवर है उसको। तो इसीलिए जब कभी मैनेजमेंट रिफ्यूज करेगी कंफर्मेशन लेटर सेंड करने से, हमने स्टेप नंबर 1 क्या करना है? रीजन इंक्वायर करना है। या तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी, नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया, एविडेंस नहीं मिला, बाकी वो आपको बताइए बेसिस और वगैरह वगैरह। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो हमने दोषावे गवर्नेंस के पास जाना है और उनसे कहना है भाईजान डायरेक्टर आपका सीएफओ आपका सीईओ जो है ना, ये कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दे रहे, यानी जो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया ना, तो मैनेजमेंट के बड़े के पास चले जाना है कि सर ये हमें कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करने दे रहे। अगर तो वो कान खींच के उनको राजी कर लें सीएफओ सीईओ तो ठीक, लेकिन अगर मैटर स्टिल अनरिजॉल्व रहे फिर क्या है? स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड और परवेसिव है तो। लेकिन अब की बार बात सिर्फ ओपिनियन तक नहीं रहेगी,
अब अदर इम्प्लीकेशंस भी आएंगी। अदर इम्प्लीकेशंस क्या? याद स्कोप लिमिटेशन बाय चैप्टर 4 में पढ़ा था। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे फैक्ट सेम है, लेकिन जो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होती है उसकी वजह से अदर एरियाज भी इफेक्ट होते हैं, अदर इम्प्लीकेशंस भी आती हैं। अदर इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट होते हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाता है, एक्सट्रीम केसेस में ऑर्डर विड्रॉ भी कर सकते। ये 100% वही कंसेप्ट है, वही जो चैप्टर 4 में पढ़ा था। अब आप खुद देखें और सोचें, क्या ये चैप्टर 4 के ऊपर बेस नहीं कर रहा कंसेप्ट सारे का सारा? कोई नई चीज़ नहीं, सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है कंसेप्ट। क्लियर जी? ये था हमारा मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू सेंड कंफर्मेशन। चले ये अभी नहीं करते हम, ठीक है, लेकिन होम असाइनमेंट आपने वैसे थोड़ी सी हिम्मत करें ना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं आप आगे, इतनी बारिश में आगे, मेहरबानी यही बहुत है, इतना आपने पढ़ लिया ये भी बहुत है, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा असाइनमेंट आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन आई कैप का फेवरेट टॉपिक है जी। असाइनमेंट मैं भी ग्रुप में शेयर कर दे, असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो अभी कर दे। चलिए कोई क्वेश्चन, कोई मजीद? YouTube पे लेक्चर कब अपलोड होगा? ये हाँ कल। ऐसी बातें ना मुंह से निकलवाएं जिन्होंने आना वो भी ना आए, ऐसे ना करें। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।